हमारी कोशिश है कि इस साल 14 अगस्त को उसको पार्शली हम ओपन कर दें और इसी सिलसिले में मैं ग्राउंड पे जाके उसकी प्रोग्रेस भी देखी, जो उसके साथ मसाइल हैं उनको भी नोट किया और ये पूरी कोशिश जैसे मैंने बताया कि 14 अगस्त को हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पार्शली और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला 6 से 8 महीने और में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही उसका बाकायदा पूरे मलीर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेगी। उसके बाद मैं रेड लाइन प्रोजेक्ट पे गया, जो हमारा BRT रेड लाइन है उसकी प्रोग्रेस देखी। ये कराची शहर की बल्कि पाकिस्तान का पहला BRT प्रोजेक्ट होगा जो बग़ैर सब्सिडी के चलेगा और उसकी वजह यह है कि हम इसके अंदर फ्यूल के तौर पे बायोगैस इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी प्रोग्रेस भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी तेज़ चल रही है। उसके कुछ इश्यूज़ थे बस डेपोज़ के, कुछ राइट ऑफ वे के, कुछ यूटिलिटी की शिफ्टिंग है उसके, उन पे गौर किया है और मैं जुना एवेन्यू पे जो उनका अंडर पास है एक उसका मुआयना किया है पर्सनली जाके और ये हिदायत की है कि इस प्रोजेक्ट में को भी एक माइलस्टोन मैं हिदायत दे के आया हूँ कि हम 14 अगस्त 2023 को एक माइलस्टोन इसका कंप्लीट करेंगे। पूरा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं होगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जौहर चौरंगी पे। यहाँ पे मेगा स्कीम के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक फ्लाईओवर बन रहा है और अंडरपास के साथ इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है फ्लाईओवर और अंडरपास का। और मुझे यहाँ पे इंजीनियर्स ने ये वादा किया है कि जो फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट है वो 23 मार्च 2023 को कंप्लीट करेंगे और इसको ओपन कर देंगे। इस पे हम इंशाल्लाह ताला गहरी नज़र रखेंगे कि ये कंप्लीट हो और उसके साथ साथ अंडरपास की वो दिसंबर की डेट दे रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि जी ज़्यादा काम करें, 24/7 अभी बता रहे हैं काम कर रहे हैं, लेकिन 24/7 से काम में ज़्यादा एफिशिएंसी अपनी पैदा करें और कोशिश यही होगी कि 14 अगस्त को ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हम 14 अगस्त 2023 को ख़त्म करें। ये तो सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैंने विज़िट किया है आज। उसके साथ साथ हमारे तैयार प्रोजेक्ट्स हैं अभी तक, जिसका हम बाकी जगहों पे आपको पता है कि लोग इफ्तिताह करने में बड़ी तेज़ी करते हैं। मेरा थोड़ा सा मसला ये है कि जब तैयार हो जाता है तो उसकी इफ्तिताह में देर कर देता हूँ, लेकिन जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसकी विज़िट्स और उसकी मुआयने करते रहता हूँ। हमारा हॉक्सबे वाला रोड तैयार है, हमारा मछली चौक वाला रोड तैयार है जिसकी हमने इंशाल्लाह ताला जल्द इफ्तिताह करेंगे। ककड़ी ग्राउंड पे जो हमारा केनिप का या क्लिक का प्रोजेक्ट है वो KNIP का प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, वो इंशाल्लाह ताला इसी साल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरे कराची, उसके अलावा हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो ट्रीटमेंट प्लांट्स के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो राइप हैं ताकि वो अब टेंडरिंग पे जाएंगे। आपकी जो बारिशों में इस साल नुकसान हुआ था उसके लिए हमने इमीडिएट पैसे रिलीज़ किए थे और पैच वर्क। और आज मैं शहर में निकला हूँ और मैंने जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स और देखे हैं तो उनको बताएं। इंतज़ामिया को मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी साथ हैं, उनको भी हिदायत की है कि वो पैच वर्क के जो हैं चीज़ें उनको ठीक किया जाए। आपको याद होगा इस साल कराची के अंदर पहले से भी ज़्यादा बारिश हुई थी। 2020 में भी बरसात हुई थी, 2022 में भी बहुत, पूरे 2022 की तो पूरे सूबे को बल्कि पूरे पाकिस्तान को इसने अपनी लपेट में लिया। लेकिन कराची में जो हमारा ड्रेन्स की रिहेबिलिटेशन का काम हुआ है वो लोगों को नज़र आया है और तकलीफ़ तो ज़रूर हुई है। मैं ये नहीं कहता कि जी पानी खड़ा ही कहीं नहीं हुआ, लो लाइंग एरियाज़ में पानी खड़ा रहा है, लेकिन आपके मेजर शाहराएँ बल्कि माइनर रोड्स भी आपके इमीडिएटली अगर रात को बारिश हुई थी तो सुबह तक वो मोटरेबल होते थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा आपको आगाह कर दूं और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि तरक्याती काम जो 2023 में और ज़्यादा तेज़ हों, पूरे सिंध में तेज़ हों। इस साल जो सैलाब की सूरत हाल थी उसमें भी मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध ने सैलाब के दौरान इससे पता था जो डैमेज हो रहा है, चाहे वो हमारा रोड नेटवर्क हो, चाहे इरिगेशन नेटवर्क हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे अस्पताल हो, या सबसे ज़्यादा जो लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, हमने इन 5 चीज़ों पे साइमल्टेनियसली काम, जब बारिश हो रही थी, सैलाब
की सूरत हाल थी तब से शुरू किया था और अल्लाह ताला ने मदद की। और यही वजह है कि हम आलमी बैंक से, वर्ल्ड बैंक से नेगोशिएट करके, सिंध सूबा है जिसने तकरीबन $2 अरब के प्रोजेक्ट्स मंजूर कराएं, जिसमें तकरीबन $1.7 अरब के नए प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्लड रिलेटेड काम है। और उसमें जो हमारा सबसे, मैं फिर कहूँगा, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो पहले कभी नहीं हुआ। 2010 में भी बड़ा सैलाब आया था, 2020 का 20 में भी आया था, लेकिन 2022 का सैलाब सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त हमने ये अज़म किया है कि तकरीबन 20 लाख घर लोगों के हम बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 350 अरब रुपए है। और उस 350 अरब रुपए में हमने फंडिंग अरेंज की है। तकरीबन 120 अरब रुपए हमें वर्ल्ड बैंक का लोन अप्रूव हो चुका है। तकरीबन 60 अरब रुपए हमने अपने बजट से, यानी सूबा सिंध की बजट से मुख्तस किए हैं, वहाँ से आएंगे। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की और वो वेरी काइंडली उन्होंने वर्बली तो एग्री किया है कि वो मैच करेंगे जो सिंध हुकूमत, यानी 60 अरब रुपए वो देंगे, 240 अरब हो जाएंगे। बाकी जो 110-120 अरब रुपए की शॉर्टेज होगी वो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी 9 तारीख को, 9 जनवरी को जिनीवा में रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस है, हम उसमें जाएंगे। और वो जो घरों का प्रोजेक्ट है हमारा, उसको हम इतना रोबस्ट इस तरीके से बना रहे हैं कि अगर कोई शख्स, हमने अंदाज़ा लगाया कि ख़र्चा तो ज़्यादा आ सकता है लेकिन हम 3 लाख रुपए तक सपोर्ट करेंगे एक घर को। अगर कोई शख्स अगर एक घर किसी को बना के देना चाहता है तो वो उसी प्रोग्राम के तहत उसमें पार्टिसिपेट करे और हम उस डोनर को और उस बेनिफिशियरी को मिलाएंगे आपस में, ताकि वो बेनिफिशियरी को पता चले कि जी मेरा घर फलाने ने डोनेट किया। अगर कोई कंपनी 100 घर बनाना चाहती है, गांव बनाना चाहती है, वो भी इस प्रोजेक्ट में आएगी। तो इस तरीके से जो प्लान हमने किया है, मुझे अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला की मदद से हम ये पूरा करेंगे और ये 20 लाख घर बनाएंगे। और ये प्रोग्राम इधर ख़त्म नहीं होगा। ये प्रोग्राम हम इंशाल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाएंगे कि पूरे सूबे में जिन लोगों के पास घर नहीं है या जिन लोगों के पास कच्चे घर हैं उनको क्लाइमेट रेजिलिएंट घर बनाए कि ये जो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश हमारे पास इस साल आई थी, दोबारा भी आ सकती है। तो उसमें ऐसी बात ना हो कि जिसमें लोगों के घर सिरे से ही मिट जाए। हाँ, नुकसान हो, लेकिन वो नुकसान रिकूप आराम से वो खुद अपने रिसोर्सेज से कर सके। तो ये हमारी सारी कोशिशें जो मैं आपको आगे करना चाहिए। इसके साथ साथ जो इरिगेशन नेटवर्क पे हमारा काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। हमने जो ब्रीचेस हैं काफ़ी बंद कर दिए। इस वक्त हम ओवरऑल सूबे में 95% से ऊपर एरियाज़ में पानी इवैक्यूएट कर चुके हैं। कुछ एरियाज़ में प्रॉब्लम है। मैं ख़ास तौर पे हमारे पास दादू ज़िले में प्रॉब्लम है, खैरपुर, नाथन शाह, मेहड़ और जोही तालका, इनमें इश्यूज़ हैं। अभी तक पानी पूरी तरीके से नहीं निकला है। खैरपुर ज़िले में कुछ प्रॉब्लम है जो ख़ास तौर पे हमें थरी मीरवा का इलाका, तालपुर मंडा का इलाका, इस जगह पे पानी है। प्रॉब्ली चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस हफ्ते में एक और चक्कर फ्लड एरियाज़ का भी लगाने का उनका इरादा है, ताकि वो काम का दोबारा खुद जायज़ा लें। और हमने ये अज़म किया हुआ है कि हम इंशाअल्लाह ताला इस मानसून से पहले सिंध को, सिंध के रोड्स को, सिंध की इरिगेशन चैनल्स को रिहेबिलिटेट करेंगे और हमारा प्रोग्राम घरों की कंस्ट्रक्शन का ज़ोरों शोर से जारी होगा। शाह साहब, जिस तरह आपने घरों का जिक्र किया तो अभी तक आपने कहा था कि दिसंबर में इस काम का आगाज़ कर दिया जाएगा, मगर दिसंबर भी बीत गया, अब नया साल भी आ गया, तो ये अभी तक अनफॉर्चुनेटली शुरू नहीं हो सका। इसके अलावा आपने साहिल पर एक बड़ा रोड बनाने का भी मंसूबा बताया था, उसका क्या हुआ? उसमें बताता हूँ। देखिए, आप कह रहे हैं शुरू नहीं हो सका, शुरू हो गया। शुरू प्लानिंग तो बहुत पहले से होगी, लेकिन उससे ज़्यादा काम हो गया है। हमारा सर्वे कंप्लीट है। 20 लाख घरों का, 20 लाख से ऊपर घर है, उनका सर्वे, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे कंप्लीट हो गया है। पहले तो आपने देखना है ना, शुरू जाके आपने रेती, बजरी और ईंटें लेके खड़े तो नहीं हो जाना कहीं। सर्वे कंप्लीट है। हमने इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स उसके साथ रखे हैं जो रिनाउंड NGOs हैं, जो कि ग्राउंड पे, ये कोई सरकारी ठेका नहीं होगा 350 अरब का कि जी किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा। लोग खुद घर बनाएंगे, हम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये इंश्योर करना कि वो पैसा सही खर्च हो रहा है।
ہم نے امپلیمنٹیشن پارٹنر سلیکٹ کر لیے, وہ بھی آن بورڈ ہیں. اس کا جو پورا سسٹم ہے وہ ڈیزائن اس وقت ٹیسٹنگ سٹیجز میں. ہمیں سب سے جو روکا ہوا ہے جس چیز نے, ہمارے پاس پیسے موجود ہیں, جیسے میں نے بتایا 60 ارب تو ہم نے خود کمٹ کیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورلڈ بینک سے فائنینسنگ پیسے تو ہمیں فیبری مارچ تک انشاءاللہ اس سے کوشش کریں گے اور پہلے ملے, لیکن انہوں نے 20% ریٹرو ایکٹیو فائنینسنگ, یعنی آپ پیسے خرچ کریں اپنی جیب سے, ہم آپ کو وہ واپس ریکوپ کر کے دیں گے. تو پیسوں کا ایشو نہیں ہے, لیکن سسٹم جو سافٹ ویئر اس کا بننا ہے تاکہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا کہ جو چاہے اس کو انٹرنیٹ پہ دیکھ سکے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا کہ جو بینیفیشری ہوگا اور جو ڈونر ہوگا اس کا آپس میں کانٹیکٹ ہوگا. اچھا شاہ صاحب, آپ نے روڈ کی بات کی, دیکھیں اس سال یہ خاص طور پہ فلڈز کے بعد ہم نے کافی چیزیں ری الائن کی ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں تقریباً 80 ارب روپے کے قریب, اگر نمبرز مجھے صحیح یاد نہیں ہیں نجم آپ کو شاید, جو ہم نے ری پرپس کیے اپنے پروونشل بجٹ سے فار فلڈ ریلیف اور فلڈ ریہیبلیٹیشن. اس وجہ سے کچھ پروجیکٹس ہمارے سلو ڈاؤن ہو گئے, تو ہم نے پرائرٹیز کچھ کی ہیں, لیکن ہمارے جو جیسے اب یہ پروجیکٹ ہے اس کو تو سلو ڈاؤن نہیں کیا, یہ ایک میجر اس علاقے کے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی. یہاں پہ اسپتال بھی قریب ہے, یہاں پہ یونیورسٹی بھی ہے, ایئرپورٹ کے جانے کا راستہ بھی ہے, تو اس کو ہم نے سلو ڈاؤن نہیں کیا, اس کو ہم نے اسی تیزی سے بلکہ اور تیز کیا ہے. تو کچھ ری پرپسنگ نرگو بیوں پارٹیوں پر پیپلز پارٹی جا جو امیدوار انہوں جی بھی دل بھگی ہے, تاجو نقصان چھو ہے. ہانے مکانی چونڈوں تھیندیوں 15 جنوری تے بنی ان میں, یا نہ بیو یہ بدائے جو ایم کیو ایم جا سبھی دھڑا گڈجی آن تو پاکستان پیپلز پارٹی جو میئر کراچی میں کیے دو. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی کے ورکرز سے میٹنگ بھی کی تھی, آپ لوگ میں سے کچھ دوست بھی موجود تھے. ہم الیکشن کبھی پوسٹ پون نہیں کرانا چاہتے تھے, وجوہات تھی لا اینڈ آرڈر کی سیلاب. اب آپ خود اس وقت بھی جب الیکشن ہوں گے تو ہم الیکشن کمیشن کو یہ سندھ حکومت لکھے گی, کچھ علاقے جیسے میں نے آپ کو بتایا خیرپور ناتن شاہ میں شاید میں وزٹ پھر کرنے جا رہا ہوں, خود بھی معائنہ کروں گا. جوہی کا کچھ ہے جہاں پہ نہیں ہے ابھی تک روڈ نیٹ ورک کے لوگ پہنچ سکے, اسکول بالکل تباہ ہو گئے, وہاں شاید ہم ریکویسٹ کریں, لیکن جہاں الیکشن ہو سکتے ہیں. دوسرا ہمیں ایشو تھا لا اینڈ آرڈر کے, اس لیے کہ ہماری پولیس ساری انگیج تھی. ہم 2 حصوں میں کیوں کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ الیکشنز, اس لیے کہ یہ جنرل الیکشن سے بھی زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے ہم ایک علاقے کی ایڈمنسٹریشن, جب ہم نے لاڑکانو, سکھر, میرپور خاص اور شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں کیے تھے, تو ہم نے کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کی انتظامیہ کو ادھر لے گئے تھے. جب ہم کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں الیکشن کریں گے تو ہم ان علاقوں کی انتظامیہ کو ادھر لے کے آئیں گے, لیکن وہ خود مصروف تھے فلڈ کے کام میں, بلکہ ہم نے کراچی سے کافی ساری پولیس اور ٹریفک ارینجمنٹس کے لیے ٹریفک پولیس بھی بھیجی ہوئی تھی. تو جہاں پہ الیکشن ہو سکتا ہے ہم کبھی الیکشن سے کیوں نہیں بھاگے. اور آپ نے کہا میئر اس کا آئے گا جس کو کراچی والے چاہیں گے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ کراچی والے یہ پیپلز پارٹی کا کام دیکھ کے مرتضی وہاب ساتھ کھڑے ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں جو کام پاکستان پیپلز پارٹی کر سکی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر وہ آئے گا جو کراچی کی عوام چاہے گی. باقی ہم بالکل الیکشنز کے لیے تیار ہیں, ہم چاہیں گے کہ ہر پارٹی اس میں پارٹیسپیٹ کرے. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی خاص طور پہ گورنر صاحب نے رات میں وزٹ کیا, ان کا یہ کہنا ہے, آپ نے اربوں روپے کا پروجیکٹ بتایا, ان کا یہ کہنا ہے خصوصاً کراچی اور سندھ بخشش اور چندے پہ چل رہا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ایک دم ایک الیکشن سال ہے یہ اعلیٰ پوری, تمام پولیٹیکل جو فورسز ہیں وہ پارٹی کے خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف ایک یکجا ہو رہی ہے. تو اس میں کوئی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا رول نظر آ رہا ہے یا پھر وہ واقعی میں بالکل مائنس ہو چکا ہے؟ نہیں دیکھیں, میں اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز اگر آپس میں ملتی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس میں کیا پریشانی کیوں ہونی چاہیے. نہیں کیوں گروپس پارٹیز تھی نا, یہ الیکشن الائنس کوئی کرتا ہے یا ملتا ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دوسرا وہ بھتے بخشش والا زمانہ ختم ہو گیا, اب وہ بھتہ خوری نہیں چلتی یہاں پہ. گورنر صاحب کا میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھا, لیکن شاید وہ اسی کو کر رہے ہوں گے بات, کہ جو بھتہ خوری یہاں ہوا کرتی تھی, اور آپ سب کو پتہ ہے کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں. کیا کراچی شہر میں آپ لوگوں نے بھی بھتہ دیا ہوگا یار, میں معذرت کے ساتھ تو وہ بھتہ خوری ختم ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں اب کبھی نہیں ہوگی وہ. اور میں نے کل یہ کہا تھا, کل میں نے جب تقریر کی تھی, اب یہی بات میں نے کہی تھی کہ اس شہر کو
इंशाल्लाह ताला इस शहर के लोग अब पहचान गए। इस शहर को अब कोई बंद नहीं कर सकता है जैसे पहले हुआ करता था। मैंने यार अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में और उसके बाद भी देखा है, वो एक मोटरसाइकिल पे बंदा आता था, यूं इशारे करता था, आप लोग सब अपनी दुकानें बंद करके चले जाते थे। अब है किसी में हिम्मत तो करे। हाँ, शहर में प्रॉब्लम्स हैं लॉ एंड ऑर्डर की, मैं आपको ये बताऊं, लेकिन कोई दहशतगर्दी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम, उसके भी कल मुर्तज़ा ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने सुनी थी, जब बताई कि इसके रीजंस कुछ हैं, कोताहियाँ हर एक की हैं। मैं अपने आप को क्या कहते हैं, बरियो ज़मा नहीं, ये कहते हैं ना उर्दू में, नहीं करता। इससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मेरा काम है, लेकिन मेरे साथ यानी हुकूमत के साथ बाकी इदारों ने भी काम करना है। बाकी इदारों ने भी जो सिचुएशन है उसके, फॉर एग्जांपल हमने कई बार ये जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, यानी मैंने एक बार चोरी की, पकड़ा गया, रिहा हुआ, हमने कहा रिपीट ऑफेंडर्स के लिए कोई एक टैगिंग सिस्टम किया जाए, लेकिन वो नहीं मानते। तो मेरे साथ बाकी इदारों नहीं, मैं जब अपनी बात करता हूँ, मैं मुराद अली शाह की या चीफ मिनिस्टर की बात नहीं करता, मैं हुकूमत सिंध की बात करता हूँ। सारे इदारों ने ताउन करना है, और अगर कोई एक इदारा भी कमज़ोर होता है तो वो द चेन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। बताइएगा कि आपकी हुकूमत का एक और बड़ा प्रोजेक्ट है कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जो लॉ एंड ऑर्डर से जो है मैटर रखता है। कराची में इस दफ़ा 112 अफराद जो सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मारे गए हैं। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है और ये मुसलसल ताख़ीर का शिकार हुआ है, क्या इसमें और भी ताख़ीर होगी? मैं आपको बताऊँ, सेफ सिटी इंशाल्लाह ताला हम इसको, इसमें कुछ इश्यूज़ थे, इसकी कॉस्टिंग के इश्यूज़ थे, वो सारे रिजॉल्व किए। देखिए कोई, और ये अच्छा खासा मैं आपको बताऊं, जब ये पहली बार लाए थे तो 28-29 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, बना के लाए थे, और ये रिव्यू करके इसकी ड्रास्टिकली कॉस्ट नीचे गई है। ये वजह थी जिसकी वजह से मैंने जो एक्सपर्ट थे इस एरिया में उन सबको इन्वॉल्व किया। चीफ सेक्रेटरी साहब पहले सेक्रेटरी आईटी रह चुके हैं, उनको मैंने कहा कि जी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, आप इसको रिव्यू कराएं। वो रिव्यू कराएं, उसकी कॉस्ट काफ़ी नीचे आ गई है। तो ये वजह थी कि, लेकिन इसकी ज़रूरत, अशद ज़रूरत है, और हम इसको फेज वाइज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें कोई देर नहीं होगी। सर शहर में जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ती जा रही है और मैचेस भी आ रही है, क्या समझ रहे हैं कि क्या रही है, बात हो जाएंगी? क्या रही है? स्ट्रीट क्राइम बढ़ती जा रही है और जा रही है, मैचेस भी आ रही है, क्या क्रिकेट मैच तो होता रहेगा यार। इसमें मेरी बात सुने, लोगों को अपना हक हुक्मरानी देना सबसे सुप्रीम काम है। हम उसी पे बिलीव करते हैं। हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही कहा था कि मेयर वो आएगा जिसको कराची के लोग चाहेंगे। इससे बढ़ के और क्या आदमी, ये नहीं और मैं थोड़ा ज़्यादा क्लेम करता हूँ, मैं उनका एक कारकुन हूँ। मैं कहता हूँ मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आएगा, इसलिए कि काम करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिखाया। मैं आपको सड़क पे दिखा रहा हूँ बैठा हुआ। कल तो मेरे पे एक इल्ज़ाम भी लग गया था, आपने सुना होगा। तो मुझे बड़ा मुश्किल है, मैं जामशोर हो जाऊँगा तो मेरे साथ क्या हशर करेंगे मेरे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन हम बिलीव करते हैं कराची हमारा दारुल खिलाफा है। कराची इस मुल्क की ग्रोथ इंजन है, और हमने कभी भी, और मैं अपनी तरफ से, मैंने चेयरमैन साहब को कल कहा था अपनी तकरीर में कि चेयरमैन साहब, कराची वाले आपको अपना समझते हैं, आप कराची में पैदा हुए, मैं भी कराची में पैदा हुआ। मेरा गांव ज़रूर सेवन शरीफ है, लेकिन मेरा दिल जैसे सेवन के लोगों के साथ धड़कता है, कराची के लोगों के साथ भी ऐसे ही धड़कता है। और मैंने ये इंश्योर करके दिखाया है। मैं आपको अगर प्रोजेक्ट्स गिनाना शुरू होऊंगा तो शायद शाम हो जाएगी, और जो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं वो रह जाएंगे। जितने प्रोजेक्ट्स पिछले 5-6 सालों में कराची में हुए हैं, कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमन अमान लाई है, जो कि एक आज से 7-8 साल पहले किसी की सोच भी नहीं थी। हाँ, स्ट्रीट क्राइम्स के जो इश्यूज़ हैं, मैं उसको तस्लीम करता हूँ, हैं इश्यूज़, उसकी वजूहत भी मैंने बताई, और मैंने ये भी कहा कि मैं अपने आप को उससे बरी ज़मा नहीं करता, लेकिन मुझे सबकी मदद की ज़रूरत होगी उसमें, और वही मैं कर रहा हूँ। किरण, लास्ट क्वेश्चन। ये बता देगा कि आपकी जो वफाक में एक सवाल करूँगा करके आप लोग के साथ वफाक में आई है एमके, वो हमेशा एतराज़ करती है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है बलदियाती हल्का बंदियों को लेकर, और उसके साथ साथ बलदियाती निज़ाम में तरमीम के हवाले से। उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है कि ये मामला कहाँ तक जाएगा, और जो उनके एतराज़ात हैं वो कैसे ख़त्म
नहीं देखिए, हम बड़ी हमआहंगी से काम कर रहे हैं, हम लोग मिलते भी रहते हैं। हमारी अपनी पार्टी में भी दो राय होती हैं। आप मेरी राय किसी और पार्टी के वर्कर से फ़र्क हो सकती है, तो ये जब और ख़ासतौर पे दो पार्टीज मिलती है तो उनमें कुछ ना कुछ चीज़ों पे इख्तलाफात तो मैं नहीं कहूँगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अंग्रेज़ी में बता दी वो हो सकती है, लेकिन हम बात तो कर रहे हैं। यार मुझे ये नहीं, एक सवाल भी नहीं आया उस शख्स का मुझे कि जो समझता ही नहीं है कि किसी से बात करनी चाहिए। मतलब इस मुल्क जिस सूरत हाल में है उसको देखते हुए, मतलब वो शख्स जो कहता है कि मैं 40,000 जंगजू लाया था, आपने सुना होगा, मैं तो लाया था और इन लोगों ने उनको ख़राब कर दिया। और ये अब रिजॉल्व है हमारा कि जो दहशतगर्दी दोबारा उस टाइम पे एक वापस शुरू हुई थी उसको ख़त्म करेंगे। तो मैं डाइग्रेस नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इसलिए कि मेरा नहीं ख्याल है कि नए साल में उसकी बात करनी भी चाहिए उस शख्स की जो इस ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल अलग है। मुझे बता दे कि 3.5 पौने 4 साल हुकूमत रही थी, कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में एक मंसूबा बता दे। मैंने परसों में जाना था मुझे, लेकिन मैं नहीं जा सका। 330 मेगावाट ऐड किया हमने नेशनल ग्रिड में। ज़रा एक मंसूबा, ये सिंध हुकूमत का काम है सारा। ज़रा बताएं पिछले 3.5 साल में हुकूमत पाकिस्तान में क्या किया है, कोई एक बड़ा मंसूबा बता दें। ये और ये अच्छा, ये मैंने अभी मुझे नहीं पता था कि वो शख्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ शायद उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त। अभी यहाँ से वो जीत के गया था, फिर नहीं आया, आया या नहीं आया, लेकिन एक पत्थर एक ईंट लगाई इधर। तो खैर, मैं आपने का जो सवाल था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, अपने अपने नज़रियात होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। हम डेमोक्रेसी पे, बातचीत पे यकीन रखते हैं। हम ये सारे जो मसाइल हैं बातचीत के ज़रिए रिजॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।